हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश का हैंड आउट कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का कर रहे थे, जो कि वो लेक्चर नंबर 4 था। लास्ट लेक्चर फर्स्ट फ्लाइट बुक का, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेक्चर नंबर 5 है और पहला लेक्चर तो आपको मालूम है, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें कि आपको हमने बताया था कि सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर में जो किस तरह के क्वेश्चन आता है और प्रत्येक चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, लिटरेचर में क्या उसका इंपॉर्टेंस है, सारा कुछ आपसे डिस्कस किए थे। तो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेक्चर नंबर 5 है और ये लास्ट लेक्चर है फर्स्ट फ्लाइट बुक का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुट प्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में द ट्रीज, ये कविता का क्वेश्चन है। उसके बाद फॉग है, उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन है, उसके बाद फॉर एनी ग्रेगरी। ये सारा जो चारों कविता है, इसका जो 2-3 साल में अभी सिंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो कविता है उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको चैप्टर नेम और ऑथर जो है सो ये ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें द ट्री जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप का और लॉन्ग आंसर टाइप का इसमें क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है और ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और जब भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है तो 40 से 50 शब्द में आपको इसका जवाब देना है। आपको 3 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए हाउ डज द imagery of the trees movement from the house to the forest in trees reflect broader theme of liberation and growth in human experiences, ठीक है। कविता में जो एक इमेजरी यूज किया गया है ट्रीज का मूवमेंट, कहाँ से, घर से फॉरेस्ट में, तो कैसे वो एक ब्रॉडर थीम को रिप्रेजेंट करता है, लिबरेशन और ग्रोथ की बात करता है, खास करके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को लेकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सॉरी, आपको जब कविता पढ़ाया था हमने आपको बताया था जो कि इसके जो पोइट हैं वो उनका बहुत बड़ा योगदान है विमेन एम्पावरमेंट में, और खास करके महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जब वो अमेरिका में वो आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो है सो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, एक सोसाइटल नॉर्म्स था, उससे वो कैसे लिबरेट होगी। तो ये एक कविता उसी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। तो द इमेजरी ऑफ ट्रीज मूविंग फ्रॉम कन्फाइनमेंट इन द हाउस टू द फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट सिंबलाइज करता है लिबरेशन और पर्सनल ग्रोथ को ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। ये जो कन्फाइनमेंट को दिखाया गया, जो कि वो कन्फाइनमेंट हाउस में है और इसको फॉरेस्ट में जाना है, तो ये सिंबलाइज करता है लिबरेशन और पर्सनल ग्रोथ को, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर थीम ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल और सेल्फ इम्पोज्ड restrictions टू embrace a natural unhindered state of existence and fulfillment, ठीक है। और ये चीज रिफ्लेक्ट करता है, ब्रॉडर थीम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ब्रॉडर थीम रिफ्लेक्ट करता है थीम्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल और सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस को, ठीक है। और ये इम्ब्रास करता है किस चीज को, अडॉप्ट करता है किस चीज को, नेचुरल अनहिंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलमेंट, उसको क्या करता है वो इम्ब्रास करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट the poem The Trees and a Tiger in the Zoo resonate the theme of the importance of freedom and the tiger and the desire to break free from any kind of dominance। ये दोनों जब आप कविता देखेंगे द ट्रीज और टाइगर इन द जू, ये दोनों में जो है सो फ्रीडम चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम को दिखाया गया है। द ट्रीज में आपने देखा जो कि ट्री जो है सो वो एक छोटे से कन्फाइंड एरिया को छोड़कर वो जंगल में उसको होना चाहिए। उसके बाद जो है टाइगर इन द जू, जू में जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए। दोनों में एक फ्रीडम की बात करी गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम का। तो आपको बताना है ये दोनों में किस तरीके का काइंड ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, और उसको आपको एग्जामिन करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 100 से 120 शब्द में इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें कि आपको 6 नंबर मिलता है। और ये सिंपल क्वेश्चन पेपर 2025 से 26 में पूछा गया है। तो बोथ पोएम हाईलाइट करता है द डीप यर्निंग ऑफ फ्रीडम, दोनों का दोनों कविता है, दोनों का दोनों हाईलाइट करता है कि दोनों कविता में ये दिखाया गया, एक क्रेव दिखाया गया है, ठीक है, तीव्र इच्छा दिखाया गया है, किस चीज के लिए, तो फ्रीडम के लिए। इन द ट्रीज द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज confined by human dominance struggle to move out into the open where they naturally belong, ठीक है। तो कैसे द ट्री जो कविता है उसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ह्यूमन डोमिनेंस के द्वारा, दैट मीन्स ह्यूमन ही तो है जो कि उस ट्री को अपने एरिया में, अपने कन्फाइन में, अपने घर में उसको लगाया है वो, ठीक है। और वो स्ट्रगल कर रहा है मूव आउट करने के लिए, उस जगह को वो लीव करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है जहां पर नेचुरली वो बिलोंग करता है। नेचुरली कहाँ बिलोंग करता है, फॉरेस्ट में उसको होना चाहिए। देयर स्केप सिंबलाइजेस लिबरेशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, उसका जो स्केप है ये चीज सिंबलाइज करता है
लिबरेशन को, ठीक है, किससे, तो रेस्ट्रिक्शन से। सिमिलरली उसी तरीके से in a tiger in the zoo, the caged tiger is shown pacing helplessly within the boundaries of a zoo, ठीक है, ये सिमिलाइज करता है कैप्टिविटी को। उसी तरीके से अ टाइगर इन द जू जो है, ये जो कविता है उसमें जो टाइगर है वो केज्ड है, पिंजरे में वो कैद है, और ये चीज शो करता है पेसिंग हेल्पलेसली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए जू, और वो बहुत मजबूर है उस जू में, उस बाउंड्री के अंदर वो रह रहा है, बहुत मजबूर है, और ये चीज सिम्बलाइज करता है उसकी कैप्टिविटी को, ठीक है। द पोएट contrast this with the tiger's rightful place in wild where he could roam freely, ठीक है। और जो पोएट है, जो कवि है, कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है, with the tigers with the tiger's rightful place in the wild। कविता में जो आपको पढ़ाए थे तो आपको हमने बताया था कि वहां पर कंपैरिजन दिखाया गया कविता के जरिए। एक स्टेंजा में आप पाएंगे जो कि एक स्टेंजा में ये दिखाया गया कि वो फॉरेस्ट में, फिर दूसरे स्टेंजा में दिखाया जा रहा है जो कि फॉरेस्ट में है नहीं, वो पोएट वो सोचते हैं जो कि वो फॉरेस्ट में वो होना चाहिए, ठीक है, और एक स्टेंजा में जबकि वो दिखाया गया कि वो कन्फाइंड में है तो वो क्या चीज सोच रहा है। वो टेक्स्ट एम्फसाइज करता है वेदर इट इज ह्यूमंस, एनिमल्स और नेचर, फ्रीडम इज एन इनहेरेंट राइट एंड कन्फाइनमेंट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ स्पीड, ठीक है। और दोनों का दोनों जो टेक्स्ट है ये चीज एम्फसाइज करता है कि वेदर इट इज ह्यूमंस, एनिमल्स और नेचर, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो या फिर प्रकृति हो, फ्रीडम जो है हर व्यक्ति का, हर चीज का जो है वो एक इनहेरेंट राइट है, एंड कन्फाइनमेंट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ स्पीड। और यदि किसी चीज को कन्फाइन कर दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है और लॉस ऑफ स्पीड जो है सो उसका कारण बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फॉग। इसमें देखिए तीनों टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट पेज और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर है, 3 नंबर का पूछता है, 40 से 50 शब्द में आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिए हाउ डज द लाइन एंड देन मूव्स ऑन, फॉग के लिए बताया गया मूव्स ऑन, रिफ्लेक्ट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द फॉग, कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि फॉग का जो है वो ट्रांजिएंट नेचर है, दैट मींस टेम्पररी है वो चीज, thereby contributing to the poem's deeper message about life's impermanence, ठीक है। और इस कविता के जरिए वो पोएम जो कविता है उसका एक डीपर मैसेज वो जाता है किस चीज के बारे में, लाइफ के इम्परमानेंस के बारे में, कि लाइफ में कुछ भी चीज जो है परमानेंट नहीं है। तो द लाइन शोज हाउ फॉग अपीयर साइलेंटली, लाइन ये चीज बताता है कैसे फॉग जो है अपीयर होता है साइलेंटली, एकदम चुपके से वो अपीयर होता है, ठीक है। लिंगर्स ब्रीफली एंड देन डिसअपियर्स, और थोड़ी देर के लिए वो रहता है, उसके बाद फिर अचानक से वो क्या होता है, धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। दिस मिरर्स लाइफ्स टेम्पररी फेज, और यही चीज मिरर करता है, दैट मीन सेम चीज आप देखेंगे लाइफ में ऐसा होता है, वो चीज टेम्पररी होता है, जैसे कि जॉय है वो टेम्पररी रहेगा, सोरो है वो टेम्पररी रहेगा, चैलेंजेस जो लाइफ का है वो भी क्या है, वो टेम्पररी है। वो हो सकता है जो कि वो अपीयर्स हो, ठीक है, साइलेंटली धीरे से वो अपीयर होगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वो डिसअपियर हो जाएगा, चाहे वो जॉय हो, सोरो हो, चैलेंजेस हो, which do not last forever, और ये चीज जो है कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। The poet conveys that just like fog, life situation are momentary and should be accepted with patience, ठीक है। तो just like fog मतलब उसी तरीके से कोहरे, जैसे कोहरा है, फॉग है, उसी तरीके से जो लाइफ का जो सिचुएशन है ना वो मोमेंटरी है, वो क्षणिक है, चाहे वो जॉय हो, सोरो हो, चैलेंजेस हो, है ना, वो क्षणिक है, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा विथ पेशेंस, पेशेंस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23 से 24 में पूछा है। ये कविता कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ये ऑलरेडी आपको कविता एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको इसमें मालूम है फॉग जो है वो साइलेंटली वो क्या होता है, अपीयर होता है, और किस तरीके से, जैसे जो लिटिल एक कैट है ना, कैट का मूवमेंट जब आप देखेंगे अचानक आपके सामने आ जाए वो पता नहीं चलेगा, उसी तरीके से वो पता नहीं चलता है। इट सिट्स लुकिंग, वो आराम से वो बैठता है, वो देखता है, किस ओर देखता है, हार्बर बंदरगाह की ओर, शहर की ओर वो देखता है, ठीक है। और साइलेंटली हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, ठीक है, वो आराम से है ना बैठकर वो हार्बर और सिटी की ओर वो देखता है, और फिर धीरे 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 वो मूव कर जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता,
तो ये कविता है, और लाइफ के जो है सोलो है, जॉय है, उसके बाद जो है आपका चैलेंजेज है, उससे इसको कंपेयर करके बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए इसका पहला, In what way does the language used in this poem challenge traditional ideas of what poetry should be? In what way does the language used in the poem, ठीक है, चैलेंज करता है ट्रेडिशनल आइडियाज को, ठीक है, ऑफ व्हाट पोइट्री शुड बी, किस तरीके का पोइट्री होना चाहिए। द लैंग्वेज इन द पोएम चैलेंजेस करता है ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ पोइट्री बाय यूजिंग मिनिमल वर्ड्स। इस कविता में आप देखेंगे जो कि मीनिंग जो है काफी ज्यादा ब्रॉड है, मीनिंग काफी ज्यादा ब्रॉड है, और आप देखेंगे सिलेबस में सबसे छोटा कविता यही है फॉग, लेकिन मिनिमल वर्ड से ये काफी ज्यादा जो है मीनिंग इसका जो है काफी ज्यादा है। एंड फोकसिंग ऑन सिंप्लिसिटी एंड प्रिसीजन, और ये कविता जो है फोकस करता है सिंप्लिसिटी और प्रिसीजन पर, दैट मींस एग्जैक्टनेस पर, कोई भी चीज प्रिसाइज है मतलब एग्जैक्ट है वो चीज। द कंपैरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट इंप्लाइज करता है सटल इमेजरी एंड एवरीडे लैंग्वेज रादर देन एलोबरेट डिस्क्रिप्शंस और कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। ठीक है, और नॉर्मल से क्या किया गया, इस कविता में कोई भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज नहीं किया गया है ना, और इसको आसानी से इसको कंपेयर किया गया किससे, कैट से, और कैट के बिहेवियर से कंपेयर किया गया, कैसे कैट आती है और पता नहीं चलता है, उसी तरीके से फॉग आता है, ठीक है, एंट्री करता है और एग्जिट कब करता है वो पता भी नहीं चलता, तो उसी तरीके से इसको कंपेयर किया गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड लिटिल। जो लिटिल कैट यहाँ पर जो यूज किया गया है कविता में, लिटिल कैट, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है जो लिटिल वर्ड यूज किया है टू डिस्क्राइब द फॉग इन द पोएम। तो कविता में डिस्क्राइब किया गया है ना, फॉग को कंपेयर किया गया है लिटिल कैट से, तो लिटिल जो वर्ड हुआ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ डज दिस वर्ड चॉइस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड एंड टोन ऑफ द पोएम, और कैसे ये जो वर्ड है कंट्रीब्यूट करता है, चॉइस है ना, पोएट जो इस वर्ड को उसने चॉइस किया है और मूड और टोन बताता है, ठीक है, कविता का, और ये आपको 40 शब्द में जवाब देना है। द वर्ड लिटिल, लिटिल पोर्ट्रेज करता है द फॉग एज जेंटल एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, अनऑब्स्ट्रक्टिव, कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, लाइकनिंग इट टू द सॉफ्ट स्ट्रेंथली मूवमेंट्स ऑफ अ कैट, जिसे लिटिल कैट बताया गया, लिटिल कैट, और उससे वो कंपेयर किया गया, जिसे कैट है एकदम स्ट्रेंथली चोरी छुपे जो है मतलब पता भी नहीं चलता, उसके मूवमेंट को हम लोग आभास भी नहीं कर पाते हैं, वो प्रतीत हो जाता है, दूसरी कंडीशंस बताया गया है। दिस वर्ड चॉइस क्रिएट्स अ काम मिस्टीरियस मूड एंड टोन, और ये जो वर्ड जो है, जो चॉइस वर्ड चूज किया गया है लिटिल कैट के पहले, ठीक है, ये एकदम क्रिएट करता है टोन को, ठीक है, मूड को काफी मिस्टीरियस और काम, एम्फेसाइज करता है द क्वाइट एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ द फॉग, और ये भी चीज एम्फेसाइज करता है जो फॉग है उसका अपना एक फ्लीटिंग नेचर है, टेम्पररी नेचर है, इम्परमानेंस नेचर है, कि वो हमेशा के लिए नहीं है, वो आया है तो ग्रेजुअली कब डिसअपियर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको इसको कंप्लीट करना है। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल्स अस दैट द सिटीज, ये जो है कविता में आप देखेंगे जो कि सिटी किस तरीके का है, क्या वो हिली है, कोस्टल है, इंडस्ट्रियल है, या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो आप इसमें देखेंगे कि कोस्टल और सिटी का बात किया है वो चीज, तो सिटी तो नहीं है तो कोस्टल होगा, बंदरगाह होगा। कविता में आपने यहाँ पर देखिए स्टेंजाम दिया गया है दो चीज, एक हार्बर दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप कलर चेंज कर देते हैं, हार्बर और सिटी दिया गया है, दो चीज दिया गया है, जो कि सिटी इसमें नहीं है तो क्या होगा, कोस्टल होगा। ठीक है, कोस्टल रीजन, हार्बर रीजन है उसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन द लाइन्स ऑफ द पोएम, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का इमेजरी इस कविता में जो है सो वो यूज हुआ है। तो द पोएम यूजेस विजुअल इमेजरी, ठीक है, एंड पर्सोनिफिकेशन, जैसे आप पोएटिक डिवाइसेस पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो कि कविता में विजुअल इमेजरी यूज हुआ है। इमेजरी जो है 5 तरीके का बेसिक लेवल पर होता है, जो कि 5 सेंसेस होता है, यहाँ विजुअल इमेजरी वो यूज हुआ है। ठीक है, कैसे उसको जो है चित्रित किया गया, उसको पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है कैट को लेकर, सॉरी फॉग को लेकर, फॉग को कंपेयर किया कैट से, और ये बताया गया है कि जैसे कैट वो बैठती है उसी तरीके से वो फॉग बैठता है और बंदरगाह और शहर की ओर क्या करता है वो देखता है, तो उस वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। आपको ऑलरेडी मालूम है जो कि पर्सोनिफिकेशन हम लोग कहते हैं किसको है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉन ह्यूमन चीज को हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फॉग है नॉन ह्यूमन चीज है, उसमें हमने ह्यूमन क्वालिटीज को प्रोवाइड किया,
किस तरीके का ह्यूमन क्वालिटीज का, तो कैट जिस तरीके से बैठता है, पर्सन को जिस तरीके से बैठता है और देखता है आसपास, उसी तरीके से फॉग के बारे में बताया गया है कि वो थोड़ी देर के लिए हॉन्च करता है, बैठता है और बंदरगाह की ओर, शहर की ओर वो देखता है। मतलब आप जब भी देखेंगे जो कि वो कोहरा होता है, तो पूरा शहर, बंदरगाह, हर जगह, हर एरिया को वो क्या करता है, वो घेरता है, उसके बारे में बताया गया है। ये चीज क्रिएट करता है a vivid mental picture of its stationary and transient nature, और ये चीज क्रिएट करता है एक काफी मेंटल पिक्चर, ठीक है, कंप्लीटली, और एक ट्रांजिएंट नेचर जो होता है उसको ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये काफी हाइमरस पोएम है, आपको मालूम है, हास्यपूर्ण पोएम है ये। इसमें ड्रैगन के बारे में है जो कि उसको कावर्ड माना जाता है, जबकि वो फाइनली वो सबकी जान बचाता है। इसमें बेलिंडा आपको मालूम है, ठीक है। तो और इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये सब सारा कैरेक्टर है इसमें। इसमें देखिए आप शॉर्ट आंसर टाइप, एक्सट्रैक्ट पेस और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप, ये सीबीएसई प्रीवियस पेपर 2024 में पूछा है, व्हाट मेक्स कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फियरसम। तो कस्टर्ड जो है, कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन है, ड्रैगन का ही नाम क्या है, कस्टर्ड है, ड्रैगन का ही नाम कस्टर्ड है। तो कैसे वो फियरसम दिखता है, डरावना जैसा वो दिखता है, ठीक है। तो जो कस्टर्ड है, ठीक है, लुक्स फियरसम, काफी ज्यादा वो डरावना दिखता है, क्यों, ड्यू टू हिज साइज, क्यों, क्योंकि वो साइज उसका जो है बहुत बिग है, बड़ा है, शार्प क्लॉज है, उसका जो पंजा है काफी ज्यादा वो शार्प है ना वो। उसके बाद फायरी ब्रीथ, ठीक है, फायरी ब्रीथ, जब वो ब्रीथ करता है, ठीक है, मुंह से जो वो आग उगलता है, वो चीज दिखाया गया। His imposing presence and mythical characteristics instill fear and awe in those who encounter him, ठीक है। उसका जो imposing presence है, जब कोई उसको देखता है उस रूप में, उसके कैरेक्टर्स को, तो वो इंस्टिल करता है उसके अंदर फियर को, ठीक है, ऑ को, ठीक है। ये चीज जब कोई भी व्यक्ति उसको इनकाउंटर करता है, फेस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैलेड। तो कैसे ये कविता है, जो पारंपरिक जो बैलेड रहा है उससे कैसे ये अलग है। तो ऑगडेन नेस जो है वो चैलेंजेस करते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को, जो सोसाइटी में जो एक्सपेक्टेशंस है उसको वो इस कविता के जरिए वो चैलेंज कर रहे हैं थ्रू कस्टर्ड, कस्टर्ड जिसको कि कायर समझा गया है, ठीक है, टिमिड ड्रैगन समझा गया, उसको रिडिकूल्ड किया गया, उसको उसका मजाक उड़ाया गया, किस चीज के लिए, उसके कावाडाइस के लिए, कायरता के लिए। हाउएवर, हालांकि क्या होता है, कस्टर्ड प्रूव्स हिज वर्ड बाय सेविंग एवरीवन फ्रॉम ए पायरेट, जो समुद्री जो डाकू होता है उससे सबकी वो जान बचाता है। द पोएम क्वेश्चन द नीड फॉर कन्फ्रंटिंग टू स्टेरियोटाइप्स, सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअलिटी एंड हिडन स्ट्रेंथ इंस्टेड, ठीक है। और ये कविता के जरिए जो है पोएट ऑगडेन नेस वो सेलिब्रेट कर रहे एक इंडिविजुअलिटी को और कुछ हिडन स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, आप जनरली आप देखिए कोई व्यक्ति जो है वो एग्जरेट करता है, लेकिन जब जब डिफिकल्टी आता है तो वो भाग खड़ा होता है। कोई व्यक्ति अपेरेंस वो दिख रहा है आपको कवर्ड है, क्योंकि वो बार बार जो है वो एक पिंजरे में रहने की बात करता है, एक सेफ केज को वो ढूंढता है। इस वजह से जो है बेलिंडा हो, इंक हो, ब्लिंक हो, मस्टर्ड हो, ये सब जो करेक्टर यहाँ पर यूज हुआ है, वो समझता है जो कि ये कायर है। लेकिन जब फाइनली जब पायलट आता है, समुद्री डाकू एंटर करता है, सब छुप खड़े होते हैं, सब भाग जाते हैं, लेकिन यही क्या करता है, वो सबकी जान बचाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैलेट, ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज सेम क्वेश्चन था 2004 में, ठीक है। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये कविता है, कविता का लाइन यहाँ पर दिया गया है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। अब इससे जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कविता का लाइन, बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। जब पायलट जब एंट्री कर जाता है घर में, तो जो बेलिंडा है, जिसको कि वो माना जाता है जो कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, वो भी उसके चेहरे पर जो है वो पीलापना, दैट मीन्स वो डर सी जाती है और चिल्लाती है, हेल्प 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 करके वो चिल्लाती है। वहीं जो मस्टर्ड है वो भाग जाता है, ठीक है, डर के मारे। उसके बाद इंक है, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो घर है ना, घर में वहां पर वो क्या करता है, वो ट्रिकल डाउन कहीं नीचे कहीं सतह पर जाकर वो क्या करता है, वो छुप जाता है। एंड जो लिटिल माउस है, ब्लिंक, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, ठीक है, वो क्या करता है, एक बिल में वो क्या करता है, वो घुस जाता है। ये चीज है। अब देखिए, एग्जामिन द पोर्ट्रेल ऑफ बिलिंग इन द गिवन लाइन्स। तो बिलिंग को कैसे पोर्ट्रे किया गया, बिलिंग को कैसे उसको चित्रित किया गया, उसके बारे में आपको बताना है।
तो ब्लिंक्स रिट्रीट इज पोर्ट्रेड एज ए कैलकुलेटेड एंड स्विफ्ट मूवमेंट टू सेफ्टी। स्वाभाविक है कविता में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ब्लिंक, ब्लिंक है जो कि वो माउस है ना, वो माउस है, चूहा है जो कि अचानक से जो ही आता है वो अपने बिल में वो घुस चुका है, ठीक है अंदर। वो एक स्विफ्ट मूवमेंट को वो दिखाया गया है, सेफ्टी के लिए वो घुस जाता है। द इमेजरी ऑफ ब्लिंक strategically mouse holding suggests a quick and calculated response to the perceived danger। और ये चीज दिखाता है जैसे आप देखते हैं चूहे को जो ही आप कुछ थोड़ा सा इधर उधर होगा तुरंत से वो बिल में घुसता है, एकदम उसका क्विक मूवमेंट होता है। तो कविता के जरिए दिखाया गया है जो ही पायलट आता है तो काफी स्ट्रेटेजिकली जो है वो क्या करता है, वो होल में वो एंटर करता है। वो काफी कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स होता है उसका जब वो डेंजर को देखता है सामने, ठीक है। हाईलाइटिंग ब्लिंक्स इंस्टिंक्चुअल सर्वाइवल स्किल्स इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और ये चीज दिखाता है जो ब्लिंक है जो कि जो माउस है जो चूहा है, ठीक है, उसका ये अपना इंस्टिंक्चुअल ये सर्वाइविंग स्किल्स है उसका, ठीक है। जब भी एडवर्सिटी होता है, विपत्ति होता है, तो उस तरीके से वो क्या करता है, अपने आप को बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। क्या द वर्ड पिल्ड इंप्लाइज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। द वर्ड पिल्ड इंप्लाइज दैट बेलिंडा, ठीक है, उसके बाद इसको फिल इन द ब्लैंक्स है। रिकॉग्नाइज दैट शी वाज इन ए थ्रेटनिंग सिचुएशन और डेंजर, ठीक है। पिल्ड जो वर्ड यूज किया गया है कविता में, है ना, यहाँ से देखिए अंडरलाइन है, यहाँ से आपका अंडरलाइन है। रिकॉग्नाइज दैट शी वाज इन अ थ्रेटनिंग सिचुएशन और डेंजर, तो यहाँ से अंडरलाइन है। तो जो पेल्ड जो यूज यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है बेलिंडा के बारे में, ये रिकॉग्नाइज करता है कि वो काफी ज्यादा वो डर चुकी है और डेंजर में है, और वो हेल्प 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 करके वो क्या करती है, वो चिल्लाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज पेंटेड बाय द पोएट थ्रू द लाइन इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। अब किस तरीके का जो है पिक्चर पेंट होता है जब वो इंक क्या करता है, ट्रिकल डाउन, वो क्या करता है वो छुप जाता है, ठीक है। तो इन दिस context the picture painted is that a slow or a silent descent or descent with ink trying to avoid drawing attention to itself, ink seeking safety in a cautious and inconspicuous manner, ठीक है। ये ऑब्लिक ऑब्लिक करके है, आपको जो इसमें ठीक लगे आप दे सकते हैं। आपको मालूम है इंक जो है वो कैसे वो छुपता है। यहाँ पर देखिए कविता में इंक जो दिया गया है यहाँ पर इंक, इंक है, ब्लिंक है। इंक क्या होता है, कीटन होता है, वो कैसे चुपके से जो जाकर वो छुप जाता है, बिल्ली कैसे चुपके से छुपता है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया, ठीक है। अब व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड थ्रू दिस लाइन्स, अब किस तरीके का एटमॉस्फेयर इस लाइन के जरिए क्रिएट किया गया है। ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है अर्जेंसी। यस, अर्जेंसी था, स्वाभाविक है, पायलट हमला कर दिया है, अब जो उसके घर में घुस गया है तो अब हर कोई भाग रहा, अर्जेंसी। एप्रीहेंशन, यस, डर है, आशंका है, ठीक है। अनसर्टेनिटी, यस, अनिश्चितता है। मिस्ट्री दिखाता है, नहीं मिस्ट्री नहीं। एग्रेशन नहीं, एग्रेशन भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अर्जेंसी, एप्रीहेंशन और अनसर्टेनिटी, कौन सा आंसर है इसका, 1 2 3 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद अर्जेंसी, ठीक, अर्जेंसी था ड्यू टू बेलिंडास क्राइज फॉर हेल्प, स्वाभाविक है वो चिल्लाती है, हेल्प 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 वो बोलती है। और एप्रीहेंशन है क्योंकि वो जितने सारे उसके पेट्स थे इंक ब्लिंक, ठीक है, उसके रिएक्शन को लेकर कि सब छुप जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका फॉर एनी ग्रेगरी, और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट पेज और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीबीएसई पीआईबी 2024 में पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई द स्पीकर मेंशंस गॉड इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई द स्पीकर मेंशंस गॉड इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है। तो द स्पीकर मेंशंस गॉड इन द पोएम for any Gregory to emphasize the divine nature of beauty and the transcendental qualities of Annie's appearance, highlighting her eternal and otherworldly allure, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे जो इसमें कविता में बताया गया है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इस कविता में कि इसमें ये बताया गया है कि केवल जो गॉड ही है जो कि वो प्यार कर सकते हैं, मतलब इनर क्वालिटीज को वो प्यार करते हैं, लेकिन जो आउटर ब्यूटी है
वो ह्यूमन बीइंग को किससे प्यार होता है? आउटर ब्यूटी से प्यार होता है, इनर क्वालिटी से वो प्यार नहीं होता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर गॉड का जो है कविता में वो यूज हुआ, वो एक डिवाइन नेचर दिखाया गया है, क्योंकि वो भगवान है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो एक डिवाइन नेचर बताया गया, एक देवीय शक्ति को वो दिखाया गया है, प्रकृति को उसको दिखाया गया है ब्यूटी के बारे में, कि वो एक इनर क्वालिटी जो होता है उससे उनको लगा होता है, प्यार होता है, जो कि ह्यूमन को वैसा नहीं होता है। अब रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये देखिए एक्सट्रैक्ट है आपका, ठीक है। सॉरी, देखिए क्या है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Yellow hair यहाँ रिप्रेजेंट करता है आउटर ब्यूटी। येलो हेयर जो है रिप्रेजेंट करता है वो आउटर ब्यूटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कवि ऑलरेडी वो बोलते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति था, उसने हमें बताया है गॉड के कॉन्टेक्स्ट में कि जो भगवान है, ठीक है, वो वही केवल है जो कि आपके इनर ब्यूटीज को वो पसंद करते हैं, बाकी एज ए ह्यूमन वो आउटर ब्यूटी को पसंद करते हैं, जो कि यहाँ पर येलो हेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये सारा इन डेप्थ आप सबको पढ़ाए हुए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। क्या है? द स्पीकर एड्रेसेस द पर्सन ही इज स्पीकिंग टू एज माई डियर, ठीक है, माई डियर, बिकॉज अब इसको कंप्लीट करना है। द स्पीकर एड्रेसेस द पर्सन ही इज स्पीकिंग टू एज माई डियर, ठीक है, बिकॉज ही स्पीक्स अफेक्शनेटली एंड पर्सनली टू एनी ग्रेगरी, शोइंग कंसर्न फॉर हर फीलिंग्स एंड ब्यूटी। वो एनी ग्रेगरी को जो है माई डियर करके बुलाते हैं, और वो काफी अफेक्शनेट होकर पर्सनली जो है उसको एनी ग्रेगरी को बोलते हैं, और उनके प्रति कंसर्न है, चिंता है, ठीक है, फीलिंग्स को लेकर और ब्यूटी को लेकर, ठीक है। अब नेक्स्ट, the poet mentions yellow hair. What is its significance in the context of the statement? ठीक है, तो इसमें है पोएट मेंशंस करते हैं येलो हेयर को, मतलब आउटर ब्यूटी को वो मेंशन करते हैं। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब उसमें क्या सिग्निफिकेंस हमने आपको ऑलरेडी बताया, जो येलो हेयर रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर ब्यूटी को, ठीक है, कविता में, जो कि आउटर ब्यूटी से लोग क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो द येलो हेयर रिप्रेजेंट्स एनी ग्रेगरीज आउटर ब्यूटी, ठीक है, बाहरी सुंदरता को, विच पीपल यूजुअली एडमायर, यूजुअली जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करते हैं, वो एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। द पोएट हाईलाइट्स दैट मोस्ट ह्यूमन लव इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, और पोएट हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो मोस्ट जो ह्यूमन लव है, ठीक है, वो बेस्ड होता है एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, बाहरी सुंदरता के ऊपर। लाइक हर गोल्डन हेयर, जो उसका जो गोल्डन हेयर है, ठीक है, उसको लेकर बताया गया है, रादर देन हर ट्रू इनर क्वालिटीज। जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन बीइंग है, पीपल जो है वो इनर क्वालिटीज से उनको लव नहीं होता है, आउटर ब्यूटी से लव होता है। इनर क्वालिटीज से किनको लव होता है, तो गॉड को। ये कविता में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्या है? द पोएट सजेस्ट दैट गॉड्स लव इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज सेल्फलेस। स्वाभाविक है, गॉड का लव तो हमेशा सेल्फलेस ही होगा। वो उनको किससे प्यार होता है? इनर क्वालिटीज से, उनको इनर क्वालिटी से ही प्यार होता है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए, एज पर द एबव एक्सट्रैक्ट, व्हाट एट्रीब्यूट्स डज गॉड नॉट लव अ पर्सन फॉर, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो व्हाट एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करता है कि डज गॉड नॉट लव अ पर्सन फॉर, भगवान जो है ना, किस चीज से वो प्यार नहीं करते हैं, ये चीज। ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो वेल्थ है, फिजिकल अपीयरेंस है, इंटेलिजेंस है, इनर क्वालिटीज है, यूथ है। तो यहाँ आप पाएंगे यूथ है, कोई जवान है, केवल तो इनर क्वालिटीज है जो कि भगवान उससे वो प्यार करते हैं, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन उस तरीके से ऑप्शन देखिए आप, वेल्थ है, फिजिकल अपीयरेंस है, बाहरी दिखा हुआ इंटेलिजेंस, तेज दिमाग, यूथ है, ये सब जवानी, वो सब चीज दिखाया गया, जो कि ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। अब जब आप देखेंगे सीबीएसई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 है, सीबीएसई ने बोर्ड खुद ने जो है सो इसका आंसर रिलीज किया है, और उसमें ये बोला है कि आंसर इनमें से कोई नहीं होगा इसका, और इसका मार्क्स जो है सो प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का है,
एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड 5 नंबर का हो रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, रेस्ट 3 जो है 1 नंबर का रहता है। तो ये 1 नंबर का है, तो इससे 1 मार्क्स जो है सो सबको दिया जाएगा। ये डायरेक्ट जो है सो सीबीएसई बोर्ड रिलीज करता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और ये 100 से 120 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। और ये 6 नंबर का पूछता है, क्या है? बोथ द टेक्स्ट फॉर एनी ग्रेगरी एंड द sermon at बनारस grapple with the idea that external attributes are fleeting and subject to decay. Examine the similarities, ठीक है। तो इन दोनों में जब आप पाते हैं बोथ द टेक्स्ट में कि फॉर एनी ग्रेगरी, जो एनी ग्रेगरी है और द sermon at बनारस है, ये दोनों में जो sermon at बनारस जो प्रोज का सेक्शन है और एनी ग्रेगरी कविता है, grapple with the idea of external attributes. External attributes are fleeting and subject to decay. आपको एग्जामिन करना है इन दोनों के सिमिलरिटीज को, जो कि एक्सटर्नल जो एट्रीब्यूट्स है वो फ्लीटिंग है अपने आप में, वो टेम्पररी है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू डिके, इसका क्या है? वो खत्म होना है, लाजमी है। तो जैसे आप द sermon at बनारस में देखिए, किस्सा गौतमी है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसका जन्म हुआ, तो सूनर और लेटर वो कभी ना कभी किसी व्यक्ति की का जब जन्म हुआ तो उसका मृत्यु होना है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया है कि आपको एग्जामिन करना है उस सिमिलिटीज को, ठीक है। देखिए यहाँ बोथ फॉर एनी ग्रेगरी, जो कि वो डब्ल्यू बी इट्स के द्वारा लिखा गया है, और द sermon at बनारस, जो कि गौतम बुद्धा कन्वे करते हैं द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स। जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स है उसका एक ट्रांजिएंट नेचर होता है, दैट मीन्स वो टेम्पररी होता है, ठीक है। ये एम्फेसाइज करता है इनर वर्च्यूज को, इसका प्रॉपर एम्फेसिस है इनर वर्च्यूज को, इनर जो अंदर से जो कोई व्यक्ति जो है ना, इंटरनली जो है गुणवान है उसके ऊपर। इन फॉर एनी ग्रेनरी द पोएट एक्सप्लोर्स द फ्यूटिलिटी ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड सोसाइटीज ऑब्सेशन विथ अपीयरेंस। इस कविता के जरिए पोएट एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि लोगों का जो ऑब्सेशन है फिजिकल ब्यूटी को लेकर, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी को लेकर, उसके अपीयरेंस को लेकर, ये सोसाइटी में लिप्त है। He suggested that true love should transcend superficial beauty, focusing instead on inner qualities. और इस कविता के जरिए डब्ल्यू बी किट्स कहना चाहते हैं, जो सुपरफिशियल जो ब्यूटी है, जो छिछला है, जो कि आप फेस देखकर या फिर उसका अपीयरेंस देखकर या फिर उसका बाहरी दिखावा देखकर जो आप प्यार करते हैं, वो छिछला है, सुपरफिशियल है, ठीक है। आपको उसके बनस्पत जो है उसके इनर क्वालिटीज को वो क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। सिमिलरली उसी तरीके से द sermon at बनारस emphasizes द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसी तरीके से जो sermon at बनारस है वो एम्फेसाइज करता है, बताता है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। मतलब उसमें किस्सा गौतमी का जो स्टोरी है, उसका जो बेटा है वो केवल एक संतान होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो बुद्ध वो बोलते हैं जो कि जो लाइफ में यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो सूनर और लेटर उसकी है ना मृत्यु होगी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो इम्परमानेंस ऑफ लाइफ दिखाया गया है, ठीक है। बुद्धा टीचर दैट डेथ इज इनएविटेबल। बुद्धा ये टीच कर रहे हैं कि डेथ जो है इनएविटेबल है, जिसको कि आप टाल नहीं सकते। जैसे राइप फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, जैसे फल जब पक जाता है पेड़ से गिर जाता है, ठीक है, उसी तरीके से डेथ को आप टाल नहीं सकते। एंड ओनली दोज हु लेट गो ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स कैन अचीव पीस। और वही व्यक्ति जो है पीस अचीव कर सकता है जो जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स है, जो पजेशंस है, उसको यदि वो लेट गो करता है तभी वो क्या कर सकता है? वो अचीव कर सकता है पीस को। बोथ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट करता है ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है। और दोनों का दोनों जो टेक्स्ट है एनी ग्रेगरी और द sermon at बनारस, दोनों आउटवर्ड अपीयरेंस है उसको वो फ्लीटिंग बताया है, उसको वो फ्लीटिंग बताया, मतलब वो टेम्पररी बताया है। ये चीज इंकरेज करता है रीडर्स को टू वैल्यू इनर क्वालिटीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ ट्रांजिएंस, ठीक है। वो चीज ये रीडर्स को बताता है कि आप उसको वैल्यू करें, किस चीज को? इनर क्वालिटीज को वैल्यू करें और एक्सेप्ट करें लाइफ के ट्रांजिएंस को, मतलब परमानेंट कोई चीज है नहीं, उस चीज को आपको क्या करना है? आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का 5वां लेक्चर था। ओवरऑल यदि हम लोग काउंट करें तो ये लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 6। ओवरऑल लेक्चर नंबर 6 था। फर्स्ट तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और रेस्ट फर्स्ट फ्लाइट का सारा प्रोज एंड पोइट्री हम लोग सारा सीबीएसई हैंडआउट्स हम लोग कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।